नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने विद्याकुल टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 10वीं के मैथ्स यानी गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो एग्जाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सेशन को मैं एक सीरीज के माध्यम से चलाने जा रहा हूँ और आप इसमें जरूर सहयोग देंगे ताकि आपको भी इससे बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो बिना देरी करते हुए चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप भी इसमें सहयोग करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया है कि 7, 3 ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका निकालने के लिए बहुत सिंपल है, जितने भी आंकड़ा दिए गए हैं उनको सबको जोड़ देना है और जितने आंकड़ों की संख्या उससे डिवाइड कर देना है। तो माध्य निकालने के लिए करते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं माध्य बराबर जितने भी आंकड़ा दिया गया है उसको जोड़ लेते हैं। 7 प्लस है ना, 7 प्लस 3 प्लस 5 8 6 है ना, 10 और प्लस 9 दिया है। सबको जोड़ देना है और लास्ट में एक 12 भी दिया है, सबको जोड़ देना है और जितने आंकड़ों की संख्या उससे भाग दे देना है। तो आंकड़ों की संख्या 8 है, तो इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको कितना, 60 मिलेगा, है ना। तो 60 और 60 में हम लोग 8 से भाग देंगे, तो भाग देंगे 8 से तो मिलेगा 7 पॉइंट, आपको मिलेगा 7.5, है ना। तो फाइनली जो हमारा माध्य निकल कर आया है दिए गए आंकड़ों से कितना रहा है, 7.5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इन सभी आंकड़ों का माध्य क्या होगा, माध्यिका बोल रहा है तो माध्यिका क्या होगा, 7.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 9 3 4 7 2 और 9 6 जितने भी आंकड़े दिए गए इनमें इनका बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों, बहुलक का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक किस अंक का आंकड़ा अधिक है, वही हमारा बहुलक होगा। तो आइए काउंटिंग करके देखते हैं। 9 हमारा 1 है, 2 3 4, यानी 9 की जो संख्या है, 9 जो हमारा है कितना है, 4 दिया गया है इसमें। और इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें जो और 9 के अलावा जो और हमारे पास अंक दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, उनमें किसी की बारंबारता जो है मतलब अधिक बार नहीं आया है। तो जो इसमें जिसमें इस मतलब आंकड़े में जिस अंक की सबसे संख्या अधिक होगी ना, वही हमारा क्या होगा, तो बहुलक होगा। तो हम देख रहे हैं कि 9 की संख्या क्या है, 4 गो है, तो इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा, 9 होगा, है ना। बहुलक निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि जितने भी आंकड़े दिए गए उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक किसका बारंबारता है, मतलब कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति से पूछा गया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन हमारा है 3, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब ऐसा लंबवत क्या है, स्तंभ है। अब कह रहा है कि जब यहाँ से सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ रही है तो इसका जो छाया है, परछाई जमीन पर कुछ ऐसे बन जा रही है। तो कह रहे कि इसकी जो छाया की लंबाई है ना, इसकी ऊर्ध्वाधर लंबाई के कितना गुना है, तो √3 गुना है ना। ये जो छाया की लंबाई दिया गया ये वाला, ये जो है ना, यह इसकी लंबाई की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। तो इसमें एक से फिर इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये जो ए बी है इसका नाम भी दे देते हैं ABC, है ना। ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति में किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का वैल्यू रख देते हैं अपन, कितना है, √3 गुणे x और डिवाइडेड बाई आधार कितना है, x है। तो देख सकते हैं कि x से x कट जाएगा। अब आप आगे लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3। तो टेन के फॉर्म में देख सकते हैं कि √3 किसका मान होता है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं अपन, टेन थीटा बराबर, है ना, टेन के फॉर्म में किसका मान होता है, √3। तो टेन 30 का मान जो होता है, सॉरी टेन 60 का जो मान होता है, √3 होता है। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेन टेन से कट जाएगा। फाइनली जो हमारा उन्नयन कोण यानी थीटा के जो मान निकल के आ रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री आ रहा है। तो हमारा उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
अब इसको उन्नयन कोण बोले तब या इसको बोले तब दोनों क्या होता है, उन्नयन कोण बराबर होता है। ये अवनमन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है, या इसको अवनमन कोण या इसको उन्नयन कोण बोल सकते हैं। फाइनली जो हमारा उन्नयन कोण पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उन्नयन कोण का मान कितना होगा, तो ऑप्शन में दिया 30, 45, 60, 75 है ना। 60 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो उस ऊर्ध्वाधर मतलब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर एक रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद जो होता है उसके शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है आखिर होता क्या है। तो रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वह होता है ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो ये जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। ये क्या है, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। जैसे में ये लिया गया, अब इसको 0 के बराबर करके देखते हैं कि इसमें x का कितना मान निकल रहा है। तो x का मान अगर निकालते हैं यहाँ से, तो ये उस साइड जाएगा, तो ये इसके आगे प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाता है, कितना, -2 हो जाएगा। अब यहाँ से x जो है ये गुणा में है तो बटा में चला जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x का कितना मान निकल रहा है, 1। तो आप जान लीजिए कि रैखिक बहुपद का जो मतलब रैखिक बहुपद जो भी होंगे उनके शून्यंकों की संख्या हमेशा कितनी होगी, तो 1 होगी, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। अगर पूछता कि द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो द्वि का मतलब होता है दो, तो द्विघात बहुपद हम दो बताते हैं। त्रिघात बहुपद पूछता तो ये बताते हैं हम लोग, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 2x², जैसे कि कह रहा है कि 2x² माइनस 5x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यंक ज्ञात करें। मतलब एक शून्य इस दिए गए द्विघात बहुपद से हम क्या करना है, एक शून्यंक निकाल देना है। ऑप्शन में भी दे दिया है, बताना है कि कौन होगा इसमें, है ना। तो जो बहुपद दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 2x² माइनस 3x और -5 दिया है। कर इसका एक शून्यंक ज्ञात करना, तो हम जान लीजिए दोस्तों, इसको हम लोग 0 के बराबर रख सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पचे के 10 हो जाएगा, माइनस में 10x²। अब इस 10x² के ऐसे दो पार्ट में अलग कर देना है कि गुणा करने पर -10x² मिले और घटाने पर माइनस में कितना मिले, तो 5x मिले। तो इसको अपन कितना में तोड़ सकते हैं, 3x मिले, तो 5 और 2 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 5 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब x² लाना है यहाँ, तो हम दोनों की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, है ना। अब माइनस में लाना है, देखिए गुणा करने पर माइनस में लाना है ना, और घटा कर कितना लाना है, तो -3। तो अगर हम -5x को माइनस में रख देते हैं, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब 5 दूनी 10x², अब -5 एगो x में से 2 गो x घट जाएगा तो कितना होगा, -3 गो x हो जाएगा हमारा फाइनली, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये दिया अपन तो 2x² माइनस, अब इसको नहीं लिखेंगे, अब इसके जगह पर इसको और इसको लिखा जाएगा, है ना। तो -5x है तो 5x, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, तो प्लस में 2x, और -5 है तो -5 बराबर 0 तो 0। चलते हैं आगे। इन दोनों में देख सकते हैं कि क्या कॉमन है। देखिए इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x है, दोनों में x शामिल है। तो x को बाहर निकालते हैं हम लोग, x को बाहर निकालेंगे यहाँ से तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 x एगो x बाहर निकलेगा तो एगो अंदर x बच जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ से भी x बाहर हो जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 को लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, देखिए तो यहाँ x तो इस दोनों में शामिल नहीं है और ना ही 2 शामिल है, तो हम लोग यहाँ से +1 कॉमन ले सकते हैं। कुछ अगर शामिल नहीं है तो +1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जैसे कि तैसे ही हो जाएगा, 2x माइनस 5 और ये बराबर 0। अब देखिए जब भी ये फैक्टर कीजिएगा ना गुणनखंड, तो ये बीच वाला हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए तो इसको और इसको एक में और इन दोनों को एक में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1, यानी ये और ये दोनों एक में, है ना। और फाइनली इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, 2x माइनस 5। अब बराबर 0 है तो बराबर 0, एक बार इसको इसके साथ लेकर हल निकालते हैं, x का वैल्यू कितना निकलता है, तो हो जाएगा x+1 बराबर 0। x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, -1, है ना। और एक बार इसको लेकर निकालते हैं तो 2x माइनस 5 दिया है और बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये 2x यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा।
और x का मान निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि द्विघात, देखिए इतना इतना का एक शून्यंक, एक ही शून्यंक पूछ रहा था। तब देख सकते हैं ऑप्शन 1 में दिया है 1, बी में दिया है -1 और सी में 0, डी में से कोई नहीं। तो देखिए -1 एक शून्यंक मिला है और एक ही शून्यंक पूछ रहा था, तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा क्या होगा, -1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा पूछता तो ये भी सही होता हमारा, लेकिन एक ही पूछा था और जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा -1 सही होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का वैल्यू दिया कितना 6 और जी एक्स का मान दिया है 2, तो हमको ज्ञात करना है पी एक्स बटा जी एक्स का मान ज्ञात क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर, देखते हैं आगे अपन। देखिए आप पी एक्स का मान दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। पी एक्स का मान दे दिया कितना है, पी एक्स का मान दिया है, लिख लेते एक बार। पी एक्स बराबर दिया है हमारे पास कितना, तो 6 दिया है। उसी तरह जी एक्स बराबर कितना दिया है, जी एक्स बराबर दिया है कितना, तो 2 दिया है। तो फाइनली कुछ क्वेश्चन में रहा है कि पी एक्स, है ना, और बट्टा जी एक्स का मान बता देना है क्या होगा। तो जैसे जैसे दिया गया, देखिए अब बट्टा में दिया गया तो पी एक्स की जगह 6 रख दीजिए और बट्टा में जी एक्स है तो जी एक्स की जगह कितना रखेंगे, 2 रख दें। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते 4 6 3, यानी सी सही होगा। पी एक्स बटा जी एक्स का मान क्या होगा, तो 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद इतना इतना के शून्यंकों का योग निकालें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। बहुपद दिया है हमारे पास कितना है, तो 6x स्क्वायर -11x और +3 दिया है। तो देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप है, तो द्विघात बहुपद का हम सामान्य रूप एक बार यहाँ लिखते रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, और प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, सामान्य रूप होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसका योग, शून्यंकों का योग ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसमें से ए बी सी का मान लिख लेते हैं अपन, है ना। ए का मान देख सकते हैं, एक से आगे जो है ए है, तो ए का मान इसमें क्या होगा, 6 होगा, है ना, ए की जगह पर 6। उसी तरह बी की जगह पर देख सकते हैं, एक्स के आगे जो है वो बी का मान होता है ना, तो एक्स के आगे क्या है, -11 है, तो बी का हमारा मान क्या होगा, फाइनली -11 हो जाएगा। उसी तरह सी का जो मान होता है, लास्ट वाला सी अचर पद है, तो सी का मान कितना होगा, 3 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यंक मान लेते हैं 2 अल्फा बीटा, है ना। 2 शून्यंक मान लेते हैं, शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा बीटा बराबर होता है -b बट्टा ए होता है। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, तो -b बट्टा ए होता है। अब देखिए माइनस फार्मूला का है, ये फार्मूला है शून्यंकों का योगफल निकालने के लिए। तो माइनस है तो माइनस, और बी के जगह पर कितना रख सकते हैं, तो -11 रख सकते हैं, तो -11 हो जाएगा। और बट्टा ए के जगह पर कितना रख सकते हैं, सॉरी यहाँ ए के जगह पर 6 होगा, है ना, तो ए के जगह पर 6 रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस जब गुणा होता है ना, तो प्लस हो जाता है, तो प्लस लिखते नहीं, ये छोड़ देते हैं, और ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, तो 11, और बट्टा में हमारा 6 है तो 6। अब देखिए ऑप्शन में 1/2 दिया नहीं होगा, 6/11 नहीं होगा, 11/6 माइनस है, ये सही होगा ऑप्शन। देख सकते हैं कितना मतलब चंद मिनटों में निकल जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया इतना, देखिए ये वृत्त से रिलेटेड मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर पूछा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया है 2 और 6, तो केंद्र का नियामक ज्ञात करना है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक वृत्त दे दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त दे दिया है क्वेश्चन में, ये कुछ तो इस तरह से दिया है, और इसमें एक व्यास बोल रहा है। इस वृत्त के केंद्र को हम लोग O मानते हैं, और व्यास के जो 2 सिरे हैं इसको A, दूसरे को B मान लेते हैं। कह रहे कि व्यास के दोनों सिरों दिए हैं, देखिए वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया है। मान लेते हैं ए का जो नियामक दिया है कितना दिया है, तो 2 और 3 दिया है, तो लिख लेते हैं इसमें 2 और 3, और फाइनली लास्ट वाला जो दिया है कितना, -6 और 7 दिया है। तब कह रहे कि वृत्त के केंद्र का नियामक कितना होगा। देखिए दोस्तों, यदि दो कोई बिंदु दिया हो और मध्य बिंदु निकालना हो, मतलब एक रेखा दिया हो ऐसे, है ना, ए और बी, और इसका नियामक दिया हो, और इसमें पूछ रहा हो कि मध्य, इसके मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो उस कंडीशन में करते क्या है कि एक्स वाला जो है ना उसको एक साथ जोड़ देते हैं और वाई वालों को एक साथ जोड़ देते हैं।
और देख सकते हैं कि 2D मतलब ये 2D वाला है, एक्स और वाई वाला है, तो इसमें दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई, इसलिए एक्स वालों को एक्स के साथ जोड़कर 2 से डिवाइड कर देता है और वाई वालों को वाई के साथ जोड़कर 2 से डिवाइड कर देता है। तो फाइनली जो फॉर्मूला होगा इसको एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो लिखते हैं एक्स बराबर जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2, मतलब ये वाला और ये वाला, x1 ये होगा, x2 ये होगा, है ना। इन दोनों को जोड़कर अब दो कोऑर्डिनेट दोनों में दिखाई दे रहे हैं इसलिए 2 से भाग दे देते हैं। तो x1 की जगह पर रख सकते हैं कितना, 2, x1 की जगह पर 2 और जोड़ना है तो प्लस, है ना। और x2 की जगह पर कितना रखेंगे तो माइनस, माइनस का 6 और बट्टा में रख देंगे कितना 2। अब यहाँ देखिए माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 6 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 4 होगा, बट्टा में 2, भाग देंगे तो मिलेगा माइनस का 2। उसी तरह वाई वाला निकालते हैं इसके लिए, तो ये कब निकालते हैं, जो वाई वाले के साथ वाई के साथ जोड़कर और 2 से भाग देंगे तब ये भी निकल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला था y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। तो x के y की जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना, 3 और जोड़ y2 की जगह कितना रखेंगे तो 7 और बट्टा में कितना दिया तो 2, तो 7 3 10 और बट्टा 2, तो भाग देंगे तो मिलेगा 5। फाइनली ओ का जो निर्देशांक निकल के आ रहा है, मतलब इस वृत्त का जो केंद्र है इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट जो निकल के आ रहा है, पहले x का मान 2 आ रहा है और उसके बाद 5 आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाए, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, -2 और 5 दिया है, तो -2 और 5 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यदि ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और सी ए सी को क्रमशः इस प्रकार काटती है कि पी क्यू समांतर बी सी है। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है ना, ए बी सी जिसका नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज दे दिया है अपने पास, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं यहाँ और एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे एक त्रिभुज दे दिया है जिसका नाम दिया है, ये शायद थेल्स प्रमेय से पूछा है, जिसका नाम दे दिया है ए बी और ये सी। कह रहा है कि इन दो रेखा को ए बी और ए सी को कोई ऐसे, मतलब देखो कोई ऐसे एक रेखा काट रही है, देखिए पी क्यू समांतर बी सी, जो क्या है पी क्यू समांतर बी सी, मतलब एक पी क्यू रेखा है ये वाला, जो बी सी के क्या है समांतर है, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। अब आगे कह रहा है कि इसमें AP का मान दिया है 3, मतलब A से P तक के बीच की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आगे देखते हैं PB का जो मान दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये P से B के बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं AQ का मान दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, AQ का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए तो QC का मान दिया है x सेंटीमीटर, तो x का ही मान ज्ञात कर देना है। ये QC हो गया, ये कितना दिया x सेंटीमीटर। तो ये थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन पूछा गया। तो थेल्स प्रमेय होता क्या है कि इसका इसका इन दोनों का अनुपात, है ना, ये एपी और पीबी का अनुपात इसका इन दोनों के अनुपात की क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब लिख सकते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय से, लिखते हैं यहाँ, है ना, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि एपी बट्टा पीबी इक्वल होता है क्या, तो ए क्यू बट्टा क्यू सी के, ये इक्वल होता है, ये थेल्स प्रमेय होता है ना। आइए देखते हैं अब हम, तो एपी के जगह पर रख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, तो आइए रख सकते हैं 3 सेंटीमीटर रख लेते हैं, बट्टा पीबी के जगह पर कितना 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, बराबर ए क्यू के जगह पर कितना रख सकते हैं तो 6 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, और क्यू सी के जगह पर 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, तो इससे इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3x बराबर, इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12। तो फाइनली x का जो मान निकलेगा यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई, ये बट्टा में चला जाएगा 3, 3 हो जाएगा ना। अब इसको कटाएंगे तो 3 चौका 12, यानी 4 सेंटीमीटर हमारा QC का जो मान होगा कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन में दिया है 2 4, ये हमारा बी सही हो जाएगा ऑप्शन, देख सकते हैं सब।
क्वेश्चन नंबर 2, 10 में चलते हैं। 10 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:2 दिया है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया? तो 9:4 दिया है। तो उनकी उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है ना, उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कर देना है। तो ये भी थ्योरम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, दो समरूप त्रिभुज दिया है ना, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी दे दिए कितना? 9:4। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो चलिए बना लेते दो चित्र समरूप त्रिभुज का। ये हमारा पहला चित्र हो गया और ये दूसरा हो गया, है ना। पहले त्रिभुज के जो क्षेत्रफल दिए कितना दिए? तो 9 दिया है, इसका दिया है 4। यहाँ से अगर लंब डालते तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाता है। यहाँ से अगर लंब डालते सॉरी यहाँ 4, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 4 है और उसका 9 है, तो इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप एक थ्योरम को याद रखिएगा, मतलब एक छोटे से स्टेटमेंट को, कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात के बराबर होते हैं। कहने का मतलब किसका नाम अगर दे देते हम लोग ए बी सी, है ना, डी ई एफ, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा ना, इन दो समरूप त्रिभुजों के, इनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के अनुपात, तो अनुपात मतलब बट्टा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, है ना, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है इनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना, इनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है इनके दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इनकी ऊंचाई क्या है? देखिए ए डी, यहाँ नाम दे देते ए डी और ये दे देते हम लोग जी। तो ए डी पहला ऊंचाई है। देखिए एबीसी का जो क्षेत्रफल उसके सामने लिखेंगे एडी, इसकी ऊंचाई है ना, बट्टा, और इसका जो क्षेत्रफल एडी है ना, डीईएफ, इसके सामने जस्ट इसके सामने लिखेंगे क्या? इसकी ऊंचाई। तो डी और जी है, और इसका वर्ग होता है ना, इसका वर्ग होता है। अब देखते हैं हम लोग, तो एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 9, तो 9 रख देते हैं, बट्टा, और डीईएफ का कितना दिया है? 4 दिया है, बराबर, ये दिया है एडी और बट्टा में डीजी। अब देख सकते हैं कि अगर इसका वर्ग हटाएंगे तो इस पे रूट हो जाएगा, है ना, इस पे रूट हो जाएगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, इसका वर्गमूल 3 होता है, और बटा इसका वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो फाइनली जो हमारा दोनों त्रिभुज के ऊंचाई जो निकल के आ रहा है, वह निकल के आ रहा है, देखिएगा एडी जो है ना, इस त्रिभुज, ये जो ऊंचाई है ना, कितना है? 3, और ये डीजी कितना है? 2। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्र, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो 3:2 आ रहा है ना। ऑप्शन में दिया है 2:3, 3:2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का हमेशा कंटेंट मिलते रहेगा आपको। ये क्रैश कोर्स एक तरह से चलाया जा रहा है ना, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।